जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस सेट 13 के पार्ट 2 के डिस्कशन की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस सेट 13 का पार्ट 1 डिस्कस करा था, जो कि आपका लाइव सेशन था। और लाइव सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से 25 तक की बात करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटोनों की क्षति होती है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर हम लोग ऑक्सीकरण और अपकरण में ही तो फंसते हैं, तो आज के बाद से आपको फंसना नहीं है। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि आपका जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, आपका जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीकरण को ही एक और नाम से जाना जाता है और हम लोग क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर इसी को उपचयन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उपचयन भी बोला जाता है। साथ ही आपका एक दूसरा रिएक्शन होता है जिसको आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी अपकरण अभिक्रिया कहते हैं और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि अपकरण अभिक्रिया हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो आप इस दोनों पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया बोला जाता है, जबकि अपकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया बोला जाता है। मेरे मित्र, हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि सर ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा हो और हाइड्रोजन क्या हो रहा हो सर? हट रहा हो, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और जब हम लोग अपकरण अभिक्रिया की बात करते हैं तो सीधे तौर पर क्या कहते हैं कि सर ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा हो सर? हट रहा हो, जबकि हाइड्रोजन क्या हो रहा हो सर? जुट रहा हो। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? अपकरण अभिक्रिया कहते हैं या फिर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आप कहेंगे हम समझेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिएगा एक रिएक्शन पे। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तब ये क्या बना लेता है? तो आप सभी कहते हैं कि सर कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ये जाकर के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और ये क्या बना लेता है सर? वाटर बना लेता है। यानी कि जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच में अभिक्रिया होती है तब आपका प्रतिफल क्या बनता है? तो सर कॉपर बनता है और वाटर बनता है। आप सभी यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है सर? हट जा रहा है और आपका कॉपर क्या हो जा रहा है सर? अकेला हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर से ऑक्सीजन हट रहा है तो कॉपर का क्या हो रहा है सर? आप कहेंगे अपकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अपकरण हो रहा है। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हो? आप सभी कहते हो कि गुरुजी अपकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन हट रहा है। तो यहाँ भी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब ये ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है तो ये किसके साथ जाके जुड़ जा रहा है सर? H2 के साथ जुड़ जा रहा है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे H2 के साथ जुट करके ये क्या बना ले रहा है सर? वाटर बना ले रहा है, H2O बना ले रहा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? तो सर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन सा है, लेकिन जरा सा ये बताओ कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है या गेन होता है? या फिर आप कहेंगे कि अपकरण अभिक्रिया में क्या होता है? लॉस होता है या गेन होता है? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? लॉस होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? लॉस होता है। जबकि अपकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे गुरुजी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। क्या होता है सर? गेन होता है। या आप सरल शब्द में कह सकते हैं कि अपकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, जबकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि
क्योंकि अपचयन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। आपका दूसरा ऑप्शन है कि अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। मेरे मित्र, जब आप पैसा कमाते हो तो आप सभी क्या कहते हो, आप सभी कहते हो सर पैसा अर्जित कर रहे हैं, यानी कि पैसा को आप उत्सर्जित कर रहे हो। यहाँ पे अवकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है सर, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर अवकरण या अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है सर, उत्सर्जित किया जाता है। आपका तीसरा स्टेटमेंट है अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं। यहाँ पे हमने प्रोटॉन का तो चर्चा करा ही नहीं। आप कहेंगे सर तीसरा ऑप्शन भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटोनों की क्षति होती है। फिर से प्रोटॉन की बात की जा रही है। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जहां भी आपका ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो रहा होगा तो आप उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, आप उस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तब ये क्या बना ले रहा है, कॉपर और वाटर बना ले रहा है। यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ हो रहा है, इसीलिए ये जो आपका रिएक्शन है ये किस रिएक्शन का उदाहरण है, आप कहेंगे कि गुरुजी ये रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सही मिलान ज्ञात कीजिए। आपका ऑप्शन दिया हुआ है जिंक धातु और उसके साइड में दिया हुआ है पीला, और दूसरा ऑप्शन है SO2 गैस की गंध और उसके साइड में दिया हुआ है ग्रे, और तीसरा है आपका PbI2 का रंग और उसके सामने में दिया हुआ है पुंगेट, और आपको बोला जा रहा है कि सही मिलान ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र, इसमें कहीं से भी कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ याद रखने वाली बात है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपका जो पहला ऑप्शन है जिंक धातु, तो जिंक धातु का कलर कैसा होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जिंक धातु का कलर ग्रे होता है। कैसा होता है, ग्रे होता है। और आपका जो दूसरा ऑप्शन है SO2 गैस की गंध, SO2 गैस की गंध, तो आप सभी कहेंगे सर SO2 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इसी को हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और हमेशा ध्यान में रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जो स्मेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, और केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से इसके स्मेल को क्या कहा जाता है, पुंगेंट कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि सर SO2 गैस की गंध कैसी होती है, तो पुंगेंट होती है। कैसी होती है, पुंगेंट होती है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन है PbI2 का रंग, PbI2 का रंग। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी PbI2 को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इसको हम लोग पलम्बस आयोडाइड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो पलम्बस आयोडाइड के नाम से जानते हैं। आप सभी कहेंगे सर ऐसा कैसे, इसको पलम्बस आयोडाइड क्यों बोलते हैं, तो ध्यान में रखिएगा ये जो आपका PbI2 है, तो Pb किसका सिंबल होता है, आप सभी कहते हैं सीसा का सिंबल होता है। और यहाँ पे जो I है वो किसका सिंबल है, आयोडीन का सिंबल है। यानी कि PbI2 जो आपका कंपाउंड है ये किससे बना हुआ है, तो सीसा और आयोडीन से बना हुआ है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी सीसा के लिए सिंबल हम लोग Pb लिखते हैं, क्यों, क्योंकि जो सीसा का सिंबल है वो सीसा के लैटिन नेम पलम्बस से लिया गया है। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि सर ये जो PbI2 है वो क्या है, पलम्बस आयोडाइड है। ध्यान में रखिएगा कि PbI2 का रंग कैसा होता है, तो सर इसका रंग पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। आपको क्या करना है, सही मिलान करना है। ध्यान में रखिएगा कि ये आपका क्या है, पहला ऑप्शन है, और ये क्या है सर, दूसरा ऑप्शन है, और ये क्या है सर, तो सर ये तीसरा ऑप्शन है। ध्यान दीजिए कि आपका जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है उसमें पहले नंबर पे क्या है सर, पीला है। तो आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि PbI2 का रंग क्या होता है सर, पीला होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर PbI2 का जो रंग है वो किससे मैच करेगा, तो सर पहले वाले से मैच करेगा। फिर आपका दूसरा क्या है सर, ग्रे है। आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जिंक धातु का कलर कैसा होता है, आप कहेंगे गुरुजी ग्रे होता है। यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो किसके साथ मैच करेगा, तो जिंक धातु के साथ मैच करेगा। और आपका जो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस की गंध दिया हुआ है, तो ये चीज आपका पुंगेंट किस में है, आप कहेंगे सर तीसरे नंबर पे है। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो किसके साथ मैच करेगा, तो गुरुजी ये 3 नंबर के साथ मैच करेगा। आप सभी देख पा रहे होंगे कि ए किसके साथ मैच कर रहा है, तो सर 2 के साथ मैच कर रहा है। बी किसके साथ मैच कर रहा है, 3 के साथ मैच कर रहा है। और सी आपका किसके साथ मैच कर रहा है, तो 1 के साथ मैच कर रहा है। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ये क्षारीय मृदा तत्व है, दूसरा ऑप्शन है ये अक्रिय तत्व है, तीसरा ऑप्शन है ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, और चौथा ऑप्शन है आपका इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होगा इसका आंसर,
आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर कक्षा के आधार पे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2-1 हो जाएगा, जबकि सोडियम का 2-8-1 हो जाएगा। और जब हम लोग पोटेशियम की बात करते हैं तो हम कहेंगे सर इसके कक्षा के आधार पे 2-8-8 और 1 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। आप सभी क्या देख पा रहे हैं, आप सभी देख पा रहे हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो आप कहेंगे गुरुजी 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। इसीलिए ये सारे तत्व आपके आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाया जाएगा? तो आप कहेंगे वर्ग 1 में पाया जाएगा। और आप सभी क्या कहते हैं, आप सभी कहते हैं कि सर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को ही क्या बोला जाता है? क्षारीय धातु तत्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? क्षारीय धातु तत्व बोला जाता है, या इसी को इंग्लिश में एल्कली मेटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्कली मेटल बोला जाता है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? वर्ग 1 में पाए जाते हैं। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन के अनुसार अगर हम चलें तो हमारा पहला ऑप्शन दिया हुआ है ये क्षारीय मृदा तत्व है, तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्षारीय मृदा तत्व नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्षारीय धातु है। तो आप कहेंगे कि सर क्षारीय मृदा तत्व क्या होता है? ध्यान में रखिएगा कि क्षारीय मृदा तत्व को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में एल्कलीन अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कलीन अर्थ मेटल कहते हैं। और मेरे मित्र जितने भी आपका क्षारीय मृदा तत्व हैं ये सब के सब आपके आवर्त सारणी के वर्ग 2 में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? वर्ग 2 में पाए जाते हैं। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि जो आपका क्षारीय मृदा तत्व है उसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है? तो जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा तत्व कहलाते हैं। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन कि ये अक्रिय तत्व है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अक्रिय तत्व आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पाया जाता है, और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन ये क्या है? अक्रिय तत्व है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा आपका ऑप्शन है कि ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर ये ऑक्साइड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही लिथियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो ये लिथियम ऑक्साइड बना लेगा। वही हाल सोडियम के साथ भी होगा। सोडियम भी जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा सर? सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। और पोटेशियम भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा। यानी कि ये अभिक्रिया करते हैं, जबकि आपका ऑप्शन क्या कह रहा है कि ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपका चौथा ऑप्शन है कि इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हैं? आप सभी देख रहे हैं इन सारे तत्व के बाह्यतम कक्षा में यानी कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए IUPAC नामों में जो एक अलग है उसका चयन करें। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से जो एक अलग है उसको आपको चूज करना है। आपका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है CH3OH मिथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है C2H5OH इथेनॉल, और आपका तीसरा ऑप्शन है C4H8OH ब्यूटेनॉल, और आपका चौथा ऑप्शन है C3H7OH प्रोपेनॉल। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आपसे सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो अल्कोहल का अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है यानी कि अनुसूत्र दिया हुआ है, तो उसका जो IUPAC नेम है वो सही है या फिर गलत है, या फिर जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सही है या फिर गलत है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अल्कोहल की बात करते हैं, तो इसके लिए जनरल फार्मूला क्या लिखते हैं? तो सर इसके लिए जनरल फार्मूला लिखते हैं CnH2n+1 और OH लगाते हैं। अच्छा OH क्यों लगाते हैं? तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर OH जो है वो अल्कोहल का क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। क्या है सर? फंक्शनल ग्रुप है। और इसी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग हिंदी में क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, यानी कि क्रियात्मक समूह पर डिपेंड करता है। साथ ही आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे जो N है वो क्या है? तो आप कहेंगे सर ये नंबर ऑफ कार्बन है। ये क्या है?
नंबर ऑफ कार्बन है। मेरे मित्र अगर हम लोग इस जनरल फॉर्मूला के सहायता से अल्कोहल ग्रुप के 2-4 यौगिकों का नाम लिखना चाहें तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर अगर हम कार्बन परमाणु की संख्या 1 लेते हैं तो इस जनरल फॉर्मूला के सहायता से हम कह सकते हैं कि सर हमारा जो कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा? तो CH3OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3OH हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जनरल फार्मूला में आप क्या कह रहे हैं? फार्मूला होता है CnH2n+1 और OH। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप नंबर ऑफ कार्बन 1 ले रहे हैं तो यहाँ पे आप n की जगह 1 रखेंगे। H2n है तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? 2 × 1+1 हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। तो 2 × 1 कितना होगा? 2 होगा और 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3। तो एक ना आप ऐसे लिख सकते हैं CH3OH। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर जब हम लोग IUPAC नाम लिख रहे होते हैं, IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो जब भी हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिख रहे होते हैं तो हम लोग एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? आप सभी कहते हैं मैथ यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका कंपाउंड आप कहेंगे गुरुजी ये मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। साथ ही अगर आप दूसरे कंपाउंड की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर अगर हम कार्बन परमाणु की संख्या 2 ले लें तो यहाँ पे जो ये हमारा जनरल फार्मूला है इस हिसाब से हमारा फार्मूला क्या होगा? आप कहेंगे कि C2H5OH हो जाएगा। और C2H5OH को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे गुरुजी इसी को एथेनॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एथेनॉल बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा अगर आप कार्बन परमाणु की संख्या 3 लेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे सर हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C3H7OH। और 3 कार्बन परमाणु के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आप कहते हैं सर प्रोप यूज करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। और जब आप यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या 4 लेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा C4H9OH। क्या हो जाएगा? C4H9OH। क्यों? क्योंकि यहाँ पे N की जगह पे क्या आएगा? 4 आएगा और यहाँ पे 2N है तो N की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 और 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो C4H9OH इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सर इसको हम लोग ब्यूटेनॉल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्यूटेनॉल पढ़ेंगे। और इसी तरह से हम नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो अलग अलग यौगिक मिलते जाएंगे। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए IUPAC नामों में जो एक अलग है उसका चयन करें। आपका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? CH3OH मिथेनॉल इसको बोला जाता है और साथ ही मिथाइल अल्कोहल भी बोला जाता है। आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल ही सही है। आपका दूसरा ऑप्शन है C2H5OH इसको एथेनॉल बोला जाता है या फिर इथाइल अल्कोहल बोला जाता है। आप कहेंगे सर ये भी सही है। आपका तीसरा ऑप्शन क्या है? C4H8OH और इसको क्या लिखा हुआ है कि ब्यूटेनॉल बोला जाता है। साथ ही क्या पढ़ा जाता है? ब्यूटाइल अल्कोहल पढ़ा जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ब्यूटेनॉल के लिए तो फॉर्मूला C4H9OH होता है। यानी कि हमसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नीचे में कौन सा IUPAC नेम अलग है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये क्या है सर? अलग है। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा अगर आप ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे तो आपका क्या दिया हुआ है? C3H7OH और C3H7OH यहाँ पे कार्बन के 3 परमाणु हैं। उसके लिए आप क्या यूज करते हो सर? तो प्रोपेनॉल यूज करते हो और इसी को क्या बोला जाता है? प्रोपाइल अल्कोहल बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी क्या है सर? आपका सही है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पोषण, दूसरा ऑप्शन है संचलन, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है श्वसन। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। आपका पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पोषण। ध्यान में रखिएगा, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को इंग्लिश में हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। मेरे मित्र जब हम लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बड़ा ही सरल शब्दों में क्या कहते हैं कि सर न्यूट्रिशन प्रक्रिया के दौरान हम लोग अलग अलग भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप जो खाना खाते हो, चावल खाते हो, दाल खाते हो या सब्जी वगैरह खाते हो, तो आप सभी क्या कहते हो कि सर चावल में हमको अलग पोषक तत्व मिलता है जबकि आलू से हमको अलग पोषक तत्व मिलता है। यानी कि आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो कि अलग अलग भोज्य पदार्थों से जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स को ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? तो सर पोषण कहलाती है। यहाँ पे तो आपका कोई भी चीज रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल ही नहीं। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा आपका ऑप्शन क्या है? तो सर दूसरा ऑप्शन है संचलन। दूसरा क्या है सर? संचलन। ध्यान में रखिएगा, इसी को इंग्लिश में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि किसी भी जीव को सर्वाइव करने के लिए
बहुत सारे लाइफ प्रोसेस की जरूरत होती है और उसमें से आपका एक ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, संचलन भी होता है। आपके बॉडी में भोजन या फिर ऊर्जा या कोई अन्य चीज को अलग अलग जगह पे जो पहुंचाया जाता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, संचलन कहा जाता है। तो यहाँ भी आपका कोई रासायनिक ऊर्जा ना बन रहा है और ना ही बदल रहा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। आपका जो तीसरा ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है उत्सर्जन। उत्सर्जन इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको सर हम लोग इंग्लिश में एक्सक्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रेशन कहते हैं। नो डाउट आप सभी समझ पा रहे होंगे कि आपका जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है इसमें क्या होता है? तो सर इसमें हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर चले जाते हैं। और आपके उत्सर्जन तंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन किसको माना जाता है? तो सर ब्रिक को माना जाता है, किडनी को माना जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारा ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जबकि हमारा जो चौथा ऑप्शन है उसमें क्या कहा जा रहा है? उसमें है सर श्वसन। मेरे मित्र, श्वसन की प्रक्रिया में आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि सर जब हम लोगों का भोजन जटिल रूप से सरल रूप में आ जाता है तो हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो उस सरल रूप में आए हुए भोज्य पदार्थ को क्या करता है? ऑक्सीकृत कर देता है। और ऑक्सीकृत करके हमको क्या देता है सर? ऊर्जा देता है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। या आप इसको इक्वेशन की सहायता से क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि सर श्वसन की प्रक्रिया में जो सरल भोज्य पदार्थ यानी कि जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और जैसे ही ये ऑक्सीकृत होता है तो ये क्या देता है सर? हम लोगों को एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। यहाँ पे आप सभी क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं कि सर यहाँ पे ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर के किस में बदल जा रहा है? एटीपी में बदल जा रहा है। ये जो आपका एटीपी है ये आपका किस प्रकार की ऊर्जा है? आप कहेंगे गुरुजी ये तो रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? आप कहेंगे कि सर श्वसन की प्रक्रिया में जो है वो उसमें ग्लूकोज किस में बदल जाता है? एटीपी के रूप में बदल जाता है और वो क्या कहलाता है? रासायनिक ऊर्जा का रूप कहलाता है। इसीलिए सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि श्वसन की प्रक्रिया दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वायवीय श्वसन, एक क्या होता है? वायवीय श्वसन, जिसको हम लोग इंग्लिश में एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। और दूसरा होता है आपका अवायवीय श्वसन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनारोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। मेरे मित्र यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपका वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। और कहाँ पे होती है? तो गुरुजी ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। साथ ही जो आपका अवायवीय श्वसन है सर ये कहाँ पे होती है? तो सर ये कोशिका द्रव में होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है। कहाँ पे होती है? कोशिका द्रव में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और किसके अनुपस्थिति में होती है? तो आप कहेंगे कि सर ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होती है, यानी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्वसन की प्रक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे दो प्रकार के। पहला वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। अवायवीय श्वसन कहाँ होगा? कोशिका द्रव में होगा। जबकि वायवीय श्वसन कहाँ होगा? तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आप सबों को याद होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है। जैसे बीच वाले कान में आपका ऑप्शन दिया हुआ है हैमर, कोकली और स्टिरप होता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऑडिटरी बोन, एनविल और स्टिरप होता है। तीसरा ऑप्शन है हैमर, एनविल और पीना होता है। और आपका जो चौथा ऑप्शन है उसमें कहा जा रहा है हैमर, एनविल और स्टिरप होता है। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपके कान में जो ध्वनि प्रवर्धित होता है, यानी कि कंपन के कारण जो ध्वनि उत्पन्न होता है, तो आपके कान के मध्य भाग में कितने प्रकार के हड्डी पाए जाते हैं और उसका नाम क्या होता है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके कान में, यानी कि आप कह सकते हैं कि कान के मध्य में 3 प्रकार के हड्डी पाए जाते हैं। कितने प्रकार के हड्डी पाए जाते हैं? 3 प्रकार के हड्डी पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है आपका हैमर, दूसरा होता है आपका एनविल और तीसरा आपका क्या होता है? तो सर तीसरा होता है आपका स्टिरप। ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि आपके शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसको बोला जाता है? तो आप सभी याद करते रहते हैं स्टेपीज। एक्चुअली में वो स्टेपीज नहीं होता है, वो होता है आपका स्टिरप।
इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये सबसे छोटी हड्डी होती है। क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है। और नो डाउट आप सबों ने कई दफ़ा याद भी करा होगा कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कान की जो स्टिरअप हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो थाई में, जांघ में, और उसका नाम क्या होता है, तो सर फीमर होता है। बताइए कि सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है ब्रोंकाइटिस, दूसरा ऑप्शन है हेपेटाइटिस, तीसरा ऑप्शन है आयराइटिस और चौथा ऑप्शन है गैस्ट्राइटिस। आप सभी कहेंगे कि सर हम लोग श्लेष्मा झिल्ली और श्लेष्मा कोशिका में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहाँ भी श्लेष्मा झिल्ली की बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी? श्लेष्मा झिल्ली की बात की जाएगी, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि आपका कहाँ पे रहता है, तो सर श्वसन नली में रहता है। कहाँ पे रहता है? तो श्वसन नली में रहता है। जबकि जब भी आपसे ये बात करा जाए कि श्लेष्मा कोशिका, किसकी बात करी जाए सर? श्लेष्मा कोशिका, तो इसको इंग्लिश में हम लोग म्यूकस सेल कहते हैं। और श्लेष्मा कोशिका का लेयर कहाँ पे होता है? तो आपके आमाशय के दीवार पे होता है। काहे होता है? तो आपके स्टमक से जो HCl निकलता है उसके हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए आपके आमाशय के दीवार पे क्या होता है सर? तो म्यूकस का एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है, यानी कि श्लेष्मा कोशिका का एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि श्लेष्मा झिल्ली में सूजन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आप सभी क्या कहेंगे कि सर श्लेष्मा झिल्ली में जो सूजन होगा तो हम सीधे सीधे ये कहेंगे कि श्वसन नली में सूजन हो रहा है। और मेरे मित्र, श्वसन नली को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो सर आपका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में हेपेटाइटिस भी दिया हुआ है। तो हेपेटाइटिस किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखिएगा, हेपेटाइटिस आपका लीवर से संबंधित है और ये एक प्रकार का क्या है सर? वायरल डिजीज है, यानी कि संक्रामक रोग है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में आयराइटिस भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आंख में जो सूजन होता है उसको आयराइटिस बोला जाता है। फिर कहेंगे कि सर गैस्ट्राइटिस भी दिया हुआ है, तो आपके पेट में जो सूजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्राइटिस कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है फाइकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है एग्रोएस्ट्रोलॉजी और चौथा ऑप्शन है माइकोलॉजी। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर जब भी हमसे शैवाल का अध्ययन पूछा जाएगा, जब भी हमसे शैवाल का अध्ययन पूछा जाएगा तो हम सभी क्या कहेंगे कि सर शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। जबकि अगर हमसे कवक का अध्ययन पूछा जाए तो हम सभी क्या कहेंगे कि सर कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में माइक्रोबायोलॉजी भी दिया हुआ है, माइक्रोबायोलॉजी भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कौन से जीव का अध्ययन करते हैं? तो सर छोटे छोटे जीवाणु का अध्ययन करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। आप कहेंगे सर छोटे जीवाणु बोले तो जो आपका बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजुआ है, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का जो स्टडी होता है क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में एग्रोएस्ट्रोलॉजी भी है। तो ध्यान में रखिएगा कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो आप सभी कहेंगे कि ये घासों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? घासों का अध्ययन होता है। तो आपके ग्रुप डी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था कि घासों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? आप कहेंगे एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा ही आसान सा सवाल। क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि हृदय का काम है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है उत्तकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, दूसरा ऑप्शन है उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना और तीसरा ऑप्शन है अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन और चौथा ऑप्शन है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। क्या होगा इसका आंसर?
मेरे मित्र बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आप सभी को ये चीज़ मालूम होगा कि जो हमारे शरीर में हार्ट है उसका काम क्या होता है। तो आप सभी कहते हैं कि सर हार्ट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन फंक्शन है, क्या? तो ये ब्लड को पंप करता है। क्या करता है? ब्लड को पंप करता है ताकि ब्लड जो है वो आपके हर एक ऑर्गन में आसानी से पहुंच पाए। ध्यान में रखिएगा कि ब्लड को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं, और रक्त को ही हम लोग रुधिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रुधिर के नाम से जानते हैं। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि सर हार्ट का मेन फंक्शन क्या है? तो रक्त या रुधिर को पंप करना ताकि रक्त जो है वो शरीर के हर एक भाग में पहुंच पाए। हम लोग ऐसे ही अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं कि दिल टूट गया, दिल जुट गया, जबकि दिल टूटना और दिल को जोड़ना ये हार्ट का काम नहीं है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है सर? ब्लड को पंप करना। तो आप बताओ कि सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, छोटी आंत। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर आपका इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजेन को खंडित करके ग्लूकोज में बदल देता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि पाचन की प्रक्रिया में जो आपका भोजन पचता है, तो जैसे ही भोजन पचता है तो वो किस में चेंज हो जाता है? तो आप सभी कहते हैं सर सरल भोज्य पदार्थ में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? सरल भोज्य पदार्थ में चेंज हो जाता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि ये जो सरल भोज्य पदार्थ है इसका आपका शरीर क्या करता है? अवशोषण कर लेता है। किसके लिए? तो सर अलग अलग कार्यों को करने के लिए। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जिस भोज्य पदार्थ का आपके शरीर के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है वो भोज्य पदार्थ आपका किस में बदल जाता है? तो सर वो ग्लाइकोजेन में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ग्लाइकोजेन में बदल जाता है। और साथ ही जब आपके शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो आपके बॉडी में जो यकृत है, लीवर है, वो क्या करता है? ग्लाइकोजन को तोड़ करके फिर से उसे क्या प्राप्त कर लेता है? ग्लूकोज प्राप्त कर लेता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे जब आपने जंतु की बात करा तो आप सभी ने क्या कहा कि सर जंतु में जो सरल भोज्य पदार्थ यानी कि जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ बच जाता है, जो शरीर के द्वारा उपयोग में नहीं लिया जाता है, वो ग्लाइकोजेन में बदल जाता है। तो प्लांट में सर बचा हुआ ग्लूकोज किस में बदल जाता है? ध्यान में रखिएगा कि प्लांट में जिस ग्लूकोज का उपयोग प्लांट के द्वारा नहीं किया जाता है वो ग्लूकोज किस में बदल जाता है? तो सर स्टार्च में बदल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? तो सर हिंदी में हम लोग मंड कहते हैं। और ध्यान में रखिएगा कि इसी को हम लोग इंग्लिश में STARCH भी लिखते हैं। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपका यकृत है ये क्या है सर? ये आपके शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यकृत क्या है सर? तो आपके शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। साथ ही ध्यान में रखेंगे यकृत से क्या निकलता है? तो यकृत से पित्तरस निकलता है। क्या निकलता है सर? पित्तरस निकलता है। और इस पित्तरस का संचयन यानी कि पित्तरस स्टोर कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर कहते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में पित्ताशय भी दिया हुआ है, तो नो डाउट आप सभी समझ गए होंगे कि पित्ताशय में क्या होता है? पित्तरस आपका स्टोर होता है। साथ ही आपका जो तीसरा ऑप्शन है उसमें अग्नाशय दिया हुआ है, तो आप सभी ध्यान में रखना कि अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, जिसमें आपका कौन सा एंजाइम रहता है? तो ट्रिप्सिन रहता है, एमाइलेज रहता है। ये सभी एंजाइम आपका कहाँ पे रहता है? तो पेनक्रियाटिक जूस में रहता है। आपका अगला ऑप्शन है छोटी आंत। नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि आपके शरीर में जो भोजन पूरी तरह से पचता है वो कहाँ पे पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। साथ ही अगर कोई ये पूछ दे क्वेश्चन कि जो हमारे शरीर में भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आंत के किस भाग से होता है? तो ध्यान में रखिएगा कि छोटी आंत 3 भाग में बटा हुआ रहता है। पहला होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है आपका इलियम। और भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ से होता है? सर इलियम से होता है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखना कि छोटी आंत का अधिकांशतः भाग क्या होता है? इलियम होता है। और भोजन का जो अंतिम रूप से पाचन होता है वो भी कहाँ पे होता है? तो इलियम में ही होता है। ऐसे समान तौर पे आप ये याद रखेंगे कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बड़ा ही आसान सा सवाल।
आपसे पूछा जा रहा है कि साइनोवियल द्रव किस में पाया जाता है, मांसपेशी, गुर्दा, यकृत, जोड़। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी साइनोवियल फ्लूइड जो होता है वो हमारे शरीर के जोड़ों पे पाया जाता है, ताकि जोड़ पे जो हमारा ऑर्गन है वो अगर ऊपर नीचे हो या आगे पीछे हो तो वो स्मूथली हो पाए। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और हमेशा ध्यान में रखना है कि साइनोवियल फ्लूइड आपका कहाँ पे मिलेगा? तो आपके अंग का जहाँ पे ज्वाइंट होगा, जोड़ होगा, वहाँ पे मिलेगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब 100% दे पाएंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।